एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। चलिए डिस्कस करेंगे आज आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन हमने चलाया हुआ है लीगल रिसेंट केस लॉज का, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा आज आपका फर्स्ट केस हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, कौन से सेक्शन को लेकर के, अंडर सेक्शन 47 को है, और केस का नाम हमारा क्या हो जाएगा, संजय अग्रवाल वर्सेस राहुल अग्रवाल एंड अदर्स का ये केस हो गया है। ठीक है, राहुल अग्रवाल एंड अदर्स का केस है। ये कौन से सेक्शन को लेकर के है हमारा, तो ये 47 को है, सेक्शन 47 है, किसका, CPC का है। ओके, CPC की धारा कौन सी है यहाँ पर, 47, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। देखिएगा रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये डिसीजन है यहाँ पर संजय अग्रवाल का, इसमें हेल्ड हुआ है कि दैट द ऑब्जेक्शंस, कोई ऑब्जेक्शंस है जो अंडर सेक्शन 47 ऑफ CPC में हम पढ़ते हैं, आर नॉट मेंटेनेबल, वो मेंटेनेबल नहीं हो सकते हैं। कहां पर, इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, किस पर, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग में। ओके, किस पर्पज के लिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रेशनल अवार्ड, किस चीज के लिए, आर्बिट्रेशनल अवार्ड के लिए। तो सिंपल सी ये बात क्या कहता है, ये कहता है इस केस में हेल्ड हुआ है कि जो हमारे सेक्शन 47 में ऑब्जेक्शंस मेंटेनेबल है, तो क्या वो आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए भी मेंटेनेबल होंगे। तो इसमें स्पेसिफाई करके बोला गया कि नो, वो मेंटेनेबल नहीं होंगे, आर नॉट मेंटेनेबल इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। किस चीज के लिए, किस पर्पज के लिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए यहाँ पर मना किया गया है कि वो एनफोर्सेबल यहाँ पर नहीं होंगे। बातें क्लियर आपकी। आगे देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 47 ऑफ CPC बात करता है, जिसमें क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री, जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही है उसके द्वारा क्या होता है, क्वेश्चंस को डिटरमाइंड किया जाता है। 47 में आप लोग पढ़ते हैं, तो इसी से लेकर के एक केस आया है आपका, जिसमें बात हेल्ड हुई है, क्या हेल्ड हुई है कि अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में बात चल रही है तो वहां पर एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है। किस चीज के लिए, फॉर आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए यहाँ पर नहीं माना जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्शन मेंटेनेबल नहीं है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ, किस एनफोर्समेंट के लिए, आपका फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रेशनल अवार्ड। और ये वाली बात यहाँ पर हो गई है कि कोई भी क्वेश्चंस जो होंगे वो डिटरमाइन नहीं होंगे अगर एग्जीक्यूशन हो रही है प्रोसीडिंग में, किस चीज के लिए, आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए। सिंपल सी बात यहाँ पर हो गई है। आगे देखेंगे यहाँ पर सेक्शन 47 बात करता है कि डिग्री निष्पादित करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पर्सन, उन पर्सन्स के बारे में बात करता है। इसी केस को लेकर, ये केस तो अब हमारा 2024 का है, लेकिन 2022 में इससे लेकर के कुछ बात आई थी, मैं अब उसको आपको बताने वाली हूँ। देखिएगा केस था आपका भारत पंप्स एंड कंप्रेशंस वर्सेस चोपड़ा फैब्रिकेटर्स, 2022 का ये केस है यहाँ पर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ये 2022 में इसमें क्या बात हेल्ड हुई थी वो आप लोगों को बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया था कि क्या, कि एन आर्बिट्रेशन अवार्ड इज नॉट इंक्लूड, आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। कहां पर, जो हमारी डेफिनेशन है, किसकी, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डिग्री इन CPC। सिंपल सी बात बोल दी गई है कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है ना, वो आपका किस में इंक्लूड नहीं होता है, हमारी डेफिनेशन किसकी, डिग्री की डेफिनेशन में नहीं होता है। और डिग्री की डेफिनेशन कहाँ पे बता रखी है, 2 के 2 में डिग्री बता रखी है वहां पर। तो एंड श्योर नो क्वेश्चन कैन बी रेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच एन अवार्ड, और इसमें लिए बोल दिया गया है जब वो डेफिनेशन में नहीं है डिग्री की, तो फिर आप उसमें यहाँ पर कोई क्वेश्चंस भी नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए बोल दिया गया कि श्योर नो क्वेश्चंस कैन बी रेज, इसलिए कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकते इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच एन अवार्ड, उस अवार्ड को एग्जीक्यूट करने में आप वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। बात समझ में आई। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। इस केस के साथ हम 2022 के केस को भी रिलेट करके पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे एक नया केस नए पॉइंट्स के साथ में। ओके, यहां तक बातें क्लियर आप सभी को। तो आगे बढ़ेंगे नए पॉइंट्स के साथ में। नया पॉइंट है आपका राइट टू फेयर ट्रायल, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। हम कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस में क्या होना चाहिए कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर आप किसी का ट्रायल कर रहे हैं तो ये नहीं कि आर्बिट्रेरीनेस हो, मनमानेपूर्ण रवैये से ना हो, बल्कि कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। फेयर होने के लेकर के हम कुछ बातें आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर रिसेंटली हमारा सिंगल जज बेंच ने हेल्ड किया है, जस्टिस है हमारे यहाँ पर जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार, जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार, इन्होंने हेल्ड किया है, क्या बात हेल्ड की है कि जो राइट टू डू फेयर ट्रायल इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्यूज, इट
extends to the victim and society as well। देखिएगा जब फेयर ट्रायल किया जाता है तो फेयर ट्रायल में मोस्टली क्या सबसे मतलब ज्यादातर क्या होता है, आप लोगों का सारा फोकस एक्यूज की तरफ होता है कि उसके साथ अनजस्टिस ना हो जाए, उसके साथ अन्याय ना हो जाए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, सब चीज बिल्कुल ऐसी हो कि हाँ उस जो एक्यूज व्यक्ति है उसके लिए कुछ मतलब अगेंस्ट ना चली जाए कोई बात। तो वो ये कहता है कि सारा फोकस आप उसके पक्ष में ही रखते हो, जो आपका विक्टिम हो, सॉरी जो आपका एक्यूज होता है। नहीं, आपको थोड़ा फेयर ट्रायल मतलब थोड़ा सा क्या करना चाहिए, फेयर ट्रायल उनके लिए भी तो सोचना चाहिए, सोसाइटी के लिए, विक्टिम के लिए, उसके प्रति भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए उस प्रॉपर फेयर ट्रायल करते हुए या फेयर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी करते हुए। यही बात होती है कि नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दैट, ये नहीं कि आप एक्यूज को मत देखो या एक्यूज के इंटरेस्ट में काम मत करो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, आप करो, लेकिन थोड़ा सा विक्टिम को भी तो देखना पड़ेगा, समाज को भी तो देखना पड़ेगा। सिर्फ आप जो व्यक्ति एक्यूज है, जो ऑफेंडर है, सिर्फ उसी के लिए नहीं देखोगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे यही बात कर दी गई है कि नॉट ओनली टू रेस्ट्रिक्ट द एक्यूज, इट एक्शन टू द विक्टिम एंड द सोसाइटी एज वेल। तो ये सोसाइटी के लिए भी होना चाहिए और एक तरीके से विक्टिम के फेवर में भी होना चाहिए, यहाँ पर ये वाली बात आती है। ओके, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कि हाल ही में न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल आरोपी तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार पीड़ित और समाज तक भी है। सिर्फ ये नहीं कि आप एक्यूज व्यक्ति को ही देखेंगे, आप समाज और पीड़ित को भी देखेंगे। बात करेंगे यहाँ पर कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस है, कोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं, उसके बारे में बात करने वाली हूं मैं आप लोगों से। बात करेंगे यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है कि नाउअडेज आजकल ऑल दी अटेंशंस, जितनी भी अटेंशंस होती है वो गिवन की होती है किसको, एक्यूज को। किसको बच्चे, एक्यूज को, टू दी एक्यूज। किस चीज के लिए, कि भाई हमें ये इंश्योर करना है कि उसके साथ कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसको कोई इश्यू ना हो, उसको कोई एक तरीके से किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। फेयर ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष, कोई किसी तरीके का वहां पर ऐसा चीज ना हो कि जो उसके अगेंस्ट माना जाए। फेयर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन रिजल्टिंग इन अ फेयर ट्रायल वाइल है यहाँ पर, वाइल लिटिल कंसर्न इज शोन टू द विक्टिम एंड द सोसाइटी। और सोसाइटी और समाज के लिए थोड़ा सा कंसर्न दिखाया जाता है, ज्यादातर एक्यूज को या जो व्यक्ति ऑफेंडर है उसकी तरफ ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये यही कह रहा है कि उसके साथ साथ में थोड़ा समाज और विक्टिम को भी ध्यान में रखना होगा, उसके लिए भी फेयर ट्रायल या सब कुछ प्रोसीजर एक तरीके से उसके लिए भी आपको कंसर्न करना पड़ेगा। ये वाली बात आती है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आजकल ये धारण किया हुआ है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान आरोपी पर ही दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निष्पक्ष सुनवाई होती है। बात ये आती है कि पीड़ित समाज के प्रति भी तो थोड़ी मतलब पीड़ित समाज के प्रति चिंता दिखाई देती है, बट थोड़ी दिखाई देती है। उस चीज के बारे में बात करते हैं। द ऑनरस ड्यूटी to maintain a middle grounds to secure fair investigation trial of the accused without sacrificing the interest of the victim। ये क्या बात कर दी इन्होंने, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है, देखिएगा क्या बात है यहाँ पर कि द अनरेस्ट ड्यूटीज जो है आपका वो मेंटेन है मिडिल ग्राउंड्स टू सिक्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द accused विदाउट सैक्रिफाइस द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टिम एंड द सोसाइटी इनका अपॉन द कोर्ट्स। ये क्या बात करता है कि आप बेशक फेयर ट्रायल के लिए पूरा टेंशन एक्यूज को दो, बट इतना ऐसे दो कि उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारा विक्टिम जो है, जो वहां तक कोर्ट तक पहुंचा है, उस पर ना पड़े और जो हमारा समाज है उस पर भी ना पड़े। इस तरीके से करें कि उनके इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होने चाहिए, आप करो बट इससे उनको कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आपको किसको, समाज को या विक्टिम को। ये वाली बात कही गई है यहाँ पर कि पीड़ित तो समाज के हितों का त्याग किए बिना इनका त्याग नहीं कर सकते। आप उसका ध्यान रखोगे ना एक्यूज का, तो आपको विक्टिम और समाज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान किए बिना आरोपियों की निष्पक्ष जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बीच का रास्ता बनाए रखने का कठिन कर्तव्य न्यायालय पर डाला है। किस पर ड्यूटी है ये आपका, हमारी। अब ये कौन बना के रखेगा, कोई और तो कोई आएगा नहीं, किसका काम है ये, कोर्ट का काम है। कोर्ट को देखना पड़ेगा कि अनजस्टिस तो नहीं हो रहा, अन्याय तो नहीं हो रहा, फेयर ट्रायल के चक्कर में उसके साथ विक्टिम या समाज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसका। तो यही है कि पीड़ित तो समाज के हितों का त्याग किए बिना आरोपियों को निष्पक्ष जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए बीच का रास्ता, ऐसा भी हो कि निष्पक्ष जांच भी हो,
निष्पक्ष फेयर बिल्कुल एक तरीके से ट्रायल होना चाहिए, इसमें किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बट दोषी भी नहीं बचना चाहिए। ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको कि ये काम जो है वो कोर्ट का है, न्यायालय का है। क्या कि कोर्ट के पास पावर है कि वो दोनों का रास्ता निकाले, दोनों के बीच का रास्ता निकाले। एक तरफ तो जो विक्टिम और समाज है उस पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका भी कोई इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो, और एक जो हमारा एक्यूज है, जो व्यक्ति जो आया है आपका, जो जिस पर आरोप लगाए हैं ऑफेंस के, तो उसके साथ भी अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, बट दोनों के बीच का रास्ता कोर्ट को निकालना पड़ेगा। ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आई है, न्यायालय पर डाला गया है। इसी चीज को लेकर के मैंने थोड़े लीगल प्रोविजंस डाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं 20 के 2 में क्या है, आर्टिकल 20 सब क्लोज 2 में डबल जियो पार्टी के नाम से जानते हैं, ये सब ये लीगल प्रोविजन है हमारे इसको लेकर के। और 22 का 2 क्या बात करता है, सेफ गार्ड देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। किस चीज के लिए देता है 22 का 2, सेफ गार्ड्स किसके अगेंस्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट। डबल जियो पार्टी, ये भी हमारा 301 जो सीआरपीसी है उसमें भी यही बात आती है। राइट टू डिफेंड वन सेल्फ 243 में भी आपका आता है। 303 में राइट टू डिफेंड बाय काउंसिल ऑफ चॉइस। ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते ही हैं। सेक्शन आर्टिकल 9 है ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, उसमें लिबर्टी एंड फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल राइट्स बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, ये वाली बात भी आती है। यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये सब यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल्स। आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर 20 का सब क्लोजिस में आपका दोहरा खतरा, यानी कि एक तरीके से डबल जियो पार्टी के बारे में बात करता है। 22 का 2 गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा के बारे में बात करता है। सीआरपीसी का 300 का 1 जो है वो भी डबल जियो पार्टी के बारे में बात करता है। स्वयं का बचाव करने का अधिकार 243 में है। 303 में अपने पसंद के वकील के क्या करना है, आपका बचाव करने का अधिकार है। उसी तरीके से स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई की बात की गई है। ये सारे के सारे प्रोविजन हमारे लीगल प्रोविजंस बता रखे हैं कि हाँ हमारे पास यहाँ पे वो अधिकार है कि आप अच्छे से अपना बचाव कर सकते हैं, फेयर ट्रायल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ तक बातें हमारी क्लियर हुई। 2-3 बातें मैंने आपको मेन पढ़ा दी हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक हमारा ऑफेंस होता है आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। क्या आउटरेजिंग, तो यहाँ पर एक केस है आउटरेजिंग फीमेल मॉडेस्टी, ओके कि अपमानजनक स्त्रीशील के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर रिसेंटली हमारा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने प्रहलाद गुर्जर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये हेल्ड किया है कि यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्या कौन सी चीज का फोर्स और कौन सी चीज का यूज, क्रिमिनल फोर्स का यूज अपॉन द चाइल्ड, बच्चे पर क्रिमिनल फोर्स का यूज करना to outrage her modesty is indicated of the sexual intention of the accused। अगर आप बच्चे के एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बच्चे का आप क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हैं, उसको इंटेंशन कैसी है आपकी, इंटेंशन आपकी ये है एक तरीके से इंडिकेट ऑफ द सेक्सुअल इंटेंशन ऑफ द एक्यूज, ये दिखा रहे हैं कि एक्यूज की सेक्सुअल इंटेंशन है। देयर वाई को इसी वजह से वहां पर उसको बोला गया कि आपने क्या किया है, ऑफेंस कमिट किया है किस चीज को लेकर के, पोक्सो के अंडर, क्योंकि बच्चे के साथ आप इस तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, इंटेंशन आपकी सेक्सुअल असोल्ट की है, अगर आप इस तरीके से कोई एक्ट करते हैं तो आप कौन से ऑफेंस में पनिशेबल माने जाएंगे, पोक्सो में माने जाएंगे। पोक्सो का मतलब क्या है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट। देखिएगा बात क्या करेंगे यहाँ पर इसी वाले गुर्जर बनाम प्रहलाद गुर्जर बनाम स्टेट ऑफ एमपी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह माना कि बच्चे की लज्जा भंग करने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग अपराधी के यौन इरादों का संकेत है, इसीलिए यह पोक्सो 2012 के तहत इसमें अपराध बनता है, क्योंकि वो क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है इंटेंट टू सेक्सुअल असोल्ट के लिए। तो यहाँ पर ये माना जाता है 2012 का ये एक्ट है आपका। कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी इसके बारे में मैं बताती हूँ यहाँ पे आप लोगों को। देखिएगा चीजों को आप लोगों को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। हर केस के पीछे कोई रीजन होता है और ये सारा जो डिसीजन आता है ना किसी भी केस में, उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख करके आता है। जरूर नहीं कि एक जैसी बात सभी केस पर अप्लाई हो, ऐसा भी नहीं है। बात करते हैं, डिपेंड करता है आपका केस टू केस। द एक्ट ऑफ टेकिंग ए चाइल्ड इनटू अ क्लोज रूम, प्लेसिंग हर ऑन वंस लैप, अपनी लैप पर उस बच्ची को बिठाना, एक रूम में ले जाना क्लोज प्लेस में, एंड रबिंग हर थाई, एंड उसकी थाई को रब करना, इज इंडिकेटेड ऑफ द सेक्सुअल इंटेंशन। तो क्या ये हो आप रूम में ले जा रहे हो उस बच्ची को और बच्ची को अपनी गोद में बिठाकर उसकी थाई को रब कर रहे हैं, तो क्या वो क्या इंडिकेट कर रहा है,
उसकी सेक्सुअल इंटेंशन इंडिकेट किया जा रहा है ना वहां पर, तो क्या वो पोक्सो में नहीं आएगा? वो पोक्सो में आएगा वहां पर। तो एक्यूज देयर बाय कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द पोक्सो एक्ट। आप अगर किसी बच्ची के साथ में इस तरीके से कर रहे हैं, क्लोज प्लेस पे कर रहे हैं, तो वो आपकी इंटेंशन को जाहिर करता है, इसीलिए आपका ऑफेंस पोक्सो में माना जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक बातें क्लियर आपका? देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है कि एक बच्चे को गोद में बिठाकर आप बंद कमरे में ले जाते हैं और फिर उसकी थाई को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो यहाँ पर ये बात करता है कि आरोपी के सेक्सुअल इंटेंशन को शो करता है यहाँ पर, जिससे कि है हमारा कौन से अपराध, कौन से ऑफेंस उसमें बन जाएगा अपराध आपका? कौन से में बनेगा बताओ? पॉक्सो में। ओके, बातें क्लियर यहाँ तक? और पॉक्सो का जो सेक्शन 9 है वो डील करता है हमारा एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट के बारे में। ओके, गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित है और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 10 में दी हुई है। जो क्या होगी पनिशमेंट? पनिशमेंट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नॉट बी लेस देन 5 ईयर, क्या नहीं होगी? 5 साल से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। क्या होगा? 5 साल से कम नहीं होगी, जो 7 साल तक हो सकती है, और प्लस आपका फाइन भी वहां पर हो जाएगा। बातें क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का सेक्शन 91 सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे। एक केस आया है आपका स्टेट ऑफ राजस्थान का। राजस्थान का केस है ये, स्वर्ण सिंह एट द रेट बाबा। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस स्वर्ण सिंह एट द रेट बाबा का ये केस है आप लोगों का। इसमें ये क्या हेल्ड हुआ कि द कोर्ट्स कैन नॉट, कोर्ट जो है इशू नहीं कर सकती प्रोसेस अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी। किस पर्पज के लिए? कि कब कोर्ट क्या नहीं कर सकती है, इशू नहीं कर सकती है प्रोसेस अंडर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी। किस पर्पज के लिए? टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द एक्यूज एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कब, कौन सी स्टेज पर बच्चों? किस स्टेज पर? किस स्टेज पर? तो यहां पर बात आती है आपकी क्या? एट द स्टेज ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज फ्रेम करने की स्टेज पर बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात क्या कह दी है यहां पर कि कोर्ट इशू नहीं करेगी अंडर सेक्शन 91 का प्रोसेस सीआरपीसी में। किस चीज के लिए? कि वो कंपेल करेगा प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। किसके लिए? डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन मेड की गई है बाय द एक्यूज, एक्यूज की द्वारा की गई है, और वो भी कौन सी स्टेज पर की गई है? एट द स्टेज ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। तो यहां पर कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। कोर्ट मतलब कोर्ट क्या नहीं है? कोर्ट कैन नॉट इशू प्रोसेस, वो प्रोसेस इशू नहीं कर सकता टू कंपेल द प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे ये वाली बात आती है। सेक्शन 91 जो है हमारा, वो किसके बारे में बात करता है? डील्स विद द समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स। ये हमारा जो 91 है सीआरपीसी का, वो डील करता है आपका कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना या अदर जो भी कोई थिंग्स है उनको भी प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस बता रखा है सेक्शन 91 में। ओके, तो इसलिए इसमें यहाँ पे मना कर दिया गया कि आप उसको कोर्ट जो है नहीं कर सकता है वहां पर, क्योंकि एट द स्टेज ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, तो इसलिए यहाँ पर मना कर दिया गया है। बात करेंगे आपका सेम प्रोविजन जो है हमारा 91 का, वो प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है? वो आपका 94 में दिया हुआ है। कहां पर दिया गया है? 94 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2022 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से जैसे कि आप लोग बोल रहे थे, मैं उसी तरीके से दोनों लैंग्वेज में लेके आई हूं, और एक तरीके से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट केस कवर कर लिए हैं। आपको अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे। जो भी आपका रिव्यू होगा उसी तरीके से हम आगे अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा भी आपका रिव्यू आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में, उसी तरीके से आपके अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपने इस सेशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जैसा भी आप लोग चाहेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी बताएं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताएं। उसी तरीके से इंप्रूवमेंट करके हम आगे बढ़ेंगे और अलग अलग तरीके की चीजें आप लोगों के लिए लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन।